नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट श्यामल मोदी। मैं एक टैक्स कंसल्टेंट हूं और महसाना गुजरात से बिलोंग करता हूं। जी दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में जैसे कि देखा था कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब लेना चाहिए और कौन सी स्कीम में लेना चाहिए। तो आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसे केसेस कि उसमें क्या हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए या नहीं, और लेना चाहिए तो कौन सी स्कीम में लें। जी दोस्तों, तो आज हम पहला केस डिस्कस करेंगे एक ई कॉमर्स बिजनेस के ऊपर। समझो कि अगर मेरा एक ई कॉमर्स बिजनेस है और मैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो जैसी वेबसाइट पर मैं सेल करना चाहता हूँ, लिस्ट करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए? तो दोस्तों इसका जवाब है जी हाँ। इसके जवाब में मैं दो चीज़ें कहूँगा। पहली चीज़ कि CGST एक्ट में ये कहा गया है कि अगर आप इंटर स्टेट सेल करते हैं, एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में सेल करते हैं, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरीली लेना चाहिए। दूसरी बात, एक और चीज़ कही गई है CGST एक्ट में कि अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करते हैं तो आपको कंपलसरीली जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। तो दोस्तों इसका जवाब है यस, यू आर कंपलसरी रिक्वायर्ड टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन द केस ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस। और एक बात दोस्तों कि कौन से स्कीम में लें, तो इसमें तो सीधी बात हो गई, कॉम्पोजिशन स्कीम में तो आप इंटरस्टेट सेल तो कर ही नहीं सकते, तो आपको नॉर्मल स्कीम में ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों सेकंड केस लेते हैं, फर्स्ट केस के रिलेटेड ही है, ई कॉमर्स के बिज़नेस पर ही है। सोचो कि अगर मेरा एक ई कॉमर्स का बिज़नेस है, मेरी एक बिज़नेस है और मैं अपने ही वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट को सेल करता हूँ। मैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो वगैरह ई कॉमर्स ऑपरेटर पर सेल नहीं करता। मैं सिर्फ अपने ही स्टेट में सेल करता हूँ और अपनी वेबसाइट के थ्रू भी सेल करता हूँ और फिजिकली भी सेल करता हूँ अपने ऑफलाइन स्टोर पर। तो क्या इस केस में मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए? तो इसमें बात आती है दोस्तों कि इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल होगी, ना कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि मैं इंटर स्टेट सेल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने ही स्टेट में सेल करने वाला हूँ। तो इसमें ऊपर वाली दोनों में से एक भी कंडीशन नहीं आती। दूसरी कंडीशन ये आती है कि क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करते हैं, पर यहाँ पे तो मेरी खुद की ही वेबसाइट है और मैं ही खुद ही उसको मैनेज करता हूँ, ऑपरेट करता हूँ। तो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर वाली तो बात आती नहीं है। तो दोस्तों इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल होगी 14 डैश की, अगर आप सिर्फ गुड्स में सेल करते हैं तो। दोस्तों हम तीसरा केस डिस्कस करेंगे। थर्ड केस में ये बात है कि अगर मैं सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, आजकल तो आईटी सर्विसेज का बहुत सा जोर है, आईटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं या कोई और भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं इंटर स्टेट भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ या फिर अपने स्टेट में भी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, तो कब मुझे मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब देना पड़ेगा? तो दोस्तों इसका जवाब है, अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? अगर मैं इंटर स्टेट भी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, पर दोस्तों इसमें गुड्स की जैसी कंडीशन नहीं है। गुड्स में क्या है कि अगर आप इंटर स्टेट गुड्स सेल करते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, पर सर्विसेज के केस में ये कंपलसरी नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, अगर टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा होता है तो मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है। पर दोस्तों इसमें कौन सी स्कीम में जाए? तो दोस्तों नॉर्मल स्कीम में रेगुलर जो रेट है वो 18% का है सर्विसेज के लिए, और कॉम्पोजिशन स्कीम में अगर जाते हैं तो उस पर 6% रेट है। पर कॉम्पोजिशन स्कीम में आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। नॉर्मल स्कीम में आप कलेक्ट करके 18% आप दे सकते हैं, जैसे कि 18% आप कलेक्ट भी कर रहे हो और फिर दे रहे हो। और कॉम्पोजिशन स्कीम में आपको 6% देना पड़ेगा और आप कलेक्ट नहीं कर सकते, अपनी जेब से देना पड़ेगा। दोस्तों एक और बात इसमें डिस्कस करते हैं। अगर मैं सिर्फ एक्सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, आउटसोर्सिंग का भी तो बहुत सा ज़माना आ गया है, आउटसोर्सिंग सर्विसेज काफ़ी लोग प्रोवाइड करते हैं, तो मैं एक आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, मैं भी आईटी की फील्ड में या कोई भी फील्ड में। तो इसमें मुझे रजिस्ट्रेशन कब करवाना पड़ेगा? तो दोस्तों अगर मेरा टर्न ओवर 20 लाख से ज़्यादा होता है तो मुझे इसमें कंपल्सरीली रजिस्टर करवाना पड़ेगा जीएसटी में। पर दोस्तों इसमें एक्सपोर्ट टर्नओवर है, इसलिए उसमें जीएसटी आपको पे करना नहीं पड़ेगा। उसमें एक्सपोर्ट टर्नओवर में आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एलडीटी में वो एग्जाम्प्ट आता है, उसमें कोई जीएसटी आपको पे नहीं करना पड़ेगा, पर रजिस्ट्रेशन आपको ज़रूर करवाना पड़ेगा। उसमें माफ़ी दी गई नहीं है। फोर्थ एंड लास्ट केस दोस्तों,
अगर मैं रेस्टोरेंट का बिज़नेस चलाता हूँ या फूड वेंडिंग में करता हूँ, फूड वेंडर का बिज़नेस है मेरा, या फिर कैटरिंग का बिज़नेस है मेरा, तो उस केस में मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब करवाना पड़ेगा? तो दोस्तों इसमें 3 कंडीशन है। पहली बात, आपको सीधा रजिस्ट्रेशन के लिए तो एक ही कंडीशन है, पर रेट के लिए 3 कंडीशन है। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जी, रजिस्ट्रेशन में आपको फिर से वही बात आती है, आपको 40 लाख से ज़्यादा, सॉरी, रेस्टोरेंट है तो वो सर्विस गिना जाता है, सर्विस गिना जाता है, इसलिए इसमें थ्रेशोल्ड 20 लाख का आएगा। अगर आपका 20 लाख से ज़्यादा आपका टर्नओवर होता है सालाना, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। पर दोस्तों इसमें एक ट्विस्ट है, आजकल सभी तो स्विगी जोमेटो में सभी रेस्टोरेंट वाले सेल करते हैं, उतना बिजनेस बढ़ाने के लिए वो तो ज़रूरी रह गया है। इसीलिए इसमें अगर आप स्विगी जोमेटो वगैरह में आप डील करते हैं, उसमें आप रेस्टोरेंट का लिस्ट किया हुआ है, उससे आप रेस्टोरेंट का बिज़नेस चलाते हैं, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। वही बात आ गई आज जो अपने केस 1 में देखा था, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर से गुड्स सेल करते हैं या सर्विसेज सेल करते हैं, सर्विसेज की बात आती है, रेस्टोरेंट सर्विसेज है, उसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों होता है, वो सर्विस गिना जाता है। पर ई कॉमर्स ऑपरेटर से के थ्रू आप सेल करते हैं, तो वो मैंडेटरी आ जाता है, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी होता है इस केस में। दूसरी बात आती है दोस्तों, अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा, आपको स्विगी जोमेटो में आपको सेल करना ही है, तो कौन से स्कीम में करवाएं? ज़्यादातर लोग को कहते हैं कि कंपोजिशन स्कीम में करवा लें, उसमें तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, कंप्लायंस कम रहता है। पर दोस्तों इसमें एक इशू है, कंपोजिशन स्कीम में आप अगर करवाते हैं तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा सेल नहीं कर सकते हैं। कभी भी आपको इंक्वायरी आ सकती है, कभी भी आपको डिमांड आ सकती है। दूसरी बात, रेट तो दोनों में ही सेम है, 5% कंपोजिशन में भी है और 5% नॉर्मल स्कीम में भी है। दोनों में ही आपको आईटीसी तो नहीं मिलती। तो दोस्तों इसमें ये ज़रूरी है जानना कि आप, मेरा रिकमेंडेशन तो यही है, आप अगर स्विगी जोमेटो में सेल करते हैं तो आपको नॉर्मल स्कीम में ही जाना चाहिए। दूसरी बात आती है दोस्तों, अगर आप, ये बात थी पहले बात, ये बात थी आपकी जो रेस्टोरेंट था, फूड वेंडर था और कैटर बिजनेस था, जो स्टैंड अलोन बिजनेस एक्टिविटी है। आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, आपका खुद का बिजनेस है, अलग से बिजनेस है, स्टैंड अलोन बिजनेस है। दूसरी बात आती है दोस्तों, अगर आप रेस्टोरेंट और कैटरिंग का बिजनेस चलाते हैं किसी होटल में, होटल के अंदर रेस्टोरेंट्स होते हैं, आपने देखे होंगे शायद, तो होटल के अंदर जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उसमें क्या बात आती है, उसमें दोस्तों रेट अलग होते हैं। उसकी बात की जाए तो दोस्तों, रेस्टोरेंट और कैटरिंग विद इन अ होटल वेयर रूम रेट्स आर लेस देन 7,500, तो उसमें सेम रेट आता है 5% विदाउट आईटीसी। पर दोस्तों अगर रूम रेट, होटल जिसमें आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, उस होटल के रूम रेट अगर 7,500 से ज़्यादा रहते हैं, तो आपको 18% जीएसटी लगेगा और उसमें आपको आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों जीएसटी के ऊपर ये डिटेल केस वाइज डिस्कशन आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़, और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ उसको दोस्तों में, अपने दोस्तों को, कलीग्स को शेयर कीजिए, फ्रेंड्स और कलीग्स को शेयर कीजिए, फैमिली में शेयर कीजिए। अगर कोई आपको बिजनेस वाला फ्रेंड हो उसको शेयर कीजिए, और ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।